हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की इस एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये मध्य प्रदेश एमसीक्यू सीरीज का 7वां पार्ट है और इससे पहले मैं लगातार 6 पार्ट लेके आ चुका हूं, जिसमें कि मैंने 25-25 क्वेश्चंस एमपीजीके पे कवर किए हैं। और वो सभी परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी और जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये एमपीजीके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपीजीके उनमें पूछा जाता है। इसलिए वो सभी परीक्षार्थी जो कि ये सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे परीक्षार्थी मेरी इस एमसीक्यू सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि इससे वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, 10,000 से अधिक क्वेश्चंस की ये सीरीज चलने वाली है और लगातार 25-25 क्वेश्चंस करके मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हर टॉपिक पर बिल्कुल डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लगातार देखने के लिए आप मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे और आप लगातार मेरे इन वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एमपीजीके का ये 7वां पार्ट, जिसमें कि मैं अगले 25 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए लाया हूं। यह आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन में मैंने लिया है, निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार पर नहीं आते हैं? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपको मालूम है तो आ, बा, सा, दा। नीमच, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, देवास या विदिशा, बैतूल, नरसिंहपुर। तो कौन सा आंसर सही है इसका? देखिए इसमें से पूछा है कि मालवा के पठार में से इसमें से कौन से जिले नहीं आते हैं, तो वो आंसर है बैतूल और नरसिंहपुर। ये सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों ही जिले हैं जो कि मालवा के पठार में नहीं आते हैं। आइए मानचित्र में समझ लेते हैं। देखिए मालवा का पठार जो है वो नर्मदा की घाटी के ऊपर वाला क्षेत्र कहलाता है मालवा का पठार। और इस ऑप्शन में क्या पूछा गया है? इस ऑप्शन में पूछा गया है कि जो नहीं आते हैं, तो बैतूल और नरसिंहपुर ये मालवा के पठार में नहीं आते। बैतूल जो है वो सतपुड़ा क्षेत्र में आता है और नरसिंहपुर ये महादेव श्रेणी की जो सतपुड़ा श्रेणी है उसमें आता है। तो ये ऊपर वाला क्षेत्र है, ये मालवा का पठार कहलाता है। ये मालवा का पठार कहलाता है। और ऊपर नीचे वाला ये क्षेत्र है, इसके बीच वाला क्षेत्र अलग अलग कलर से मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र कहलाता है। और नीचे वाला क्षेत्र जो है ये जो कहलाता है ये सतपुड़ा का क्षेत्र कहलाता है। ये वाला क्षेत्र ये जो है ये सतपुड़ा का क्षेत्र कहलाता है। तो इसलिए ये जो क्षेत्र है ये सतपुड़ा में आता है और ये मालवा में आता है। इसलिए इसका बैतूल और नरसिंहपुर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा गया है मालवा के पठार में कौन से जिले नहीं आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 152वां। निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्य का कगार कहा जाता है? सतपुड़ा, रीवा पन्ना, मालवा का पठार या बुंदेलखंड का पठार। तो बताइए इसमें से कौन सा उत्तर सही होने वाला है? अगर आपको जानकारी है तो बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए विंध्य का कगार मतलब के विंध्य क्षेत्र में कौन सा रीवा पन्ना का पठार आता है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। देखिए विंध्य का जो कगार है, अगर मानचित्र में देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है ये विंध्य का कगार कहलाता है। ये जो क्षेत्र है विंध्य का कगार। तो इसमें जो आंसर दिया है वो क्या दिया है? रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना का पठार कहाँ है? ये जो क्षेत्र है ये रीवा और ये पन्ना, तो ये रीवा पन्ना का पठार कहलाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। रीवा पन्ना का पठार ये आता है विंध्य के कगार में। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 153। नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? आ, मध्य भारत और मालवा के मध्य में, या फिर रीवा पन्ना और बुंदेलखंड के मध्य में, या फिर मालवा और बुंदेलखंड के मध्य में, या फिर मालवा और सतपुड़ा के मध्य में। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा ये बताएं। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा मालवा और सतपुड़ा के मध्य में। ये नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? मालवा के पठार और सतपुड़ा का जो क्षेत्र है उसके मध्य में स्थित है। अगर इसको अपन मानचित्र से समझें तो क्लियर होगा। देखिए मालवा का पठार कौन सा है? ये मालवा का पठार है। ठीक है ना, और कौन सा पूछा है इसमें? आंसर सतपुड़ा। ठीक है ना, और सतपुड़ा का पठार कौन सा है? ये सतपुड़ा। तो इसके बीच की जो क्षेत्र है ये वाला, ये है नर्मदा और सोन घाटी, क्योंकि सोन घाटी यहाँ से नर्मदा निकलती है और यहीं से सोन निकलती है। तो ये ओरिजिन जो है अनूपपुर, यहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम है। तो मालवा का पठार जो ऊपर आ गया और सतपुड़ा का क्षेत्र नीचे आ गया। तो इन दोनों के मध्य में ये नर्मदा और सोन घाटी स्थित है। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अगला क्वेश्चन आ गया 154। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर। ये इंडो लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको आप कंफ्यूज नहीं होगा।
इंडो गंगेटिक मैदान में आता है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा बताएं? इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्वालियर। तो ग्वालियर क्षेत्र है ये इंडो गंगेटिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 155वां क्वेश्चन है ये। कौन सा मध्य भारत के पठारों का सबसे गर्म माह होता है? दिसंबर, अक्टूबर, मई या फिर मार्च? तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा बताएं? देखिए, सबसे गर्म माह होता है मई, तो मई इज द करेक्ट आंसर। मई का माह सबसे ज्यादा गर्म होता है मध्य भारत के पठारों में। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 156। मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में बहती हैं? बताएं, पूर्व में, पश्चिम से उत्तर पश्चिम, या उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर, या फिर पश्चिम की ओर? तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है इसमें से? इसका सही उत्तर है उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर। मध्य भारत के पठार के बारे में पूछा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो कैसे होगा? देखिए, ये जो क्षेत्र है ये मध्य भारत का पठार कहलाता है। ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो उत्तर, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिम कहलाता है। ठीक है ना, और ये कहलाता है उत्तर क्षेत्र। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए, ये निकली चंबल, और ये निकली पार्वती, ठीक है ना, और ये निकली सिंध नदी, और ये निकली काली सिंध, ये काली सिंध है, और ये सिंध नदी निकली, और यहाँ से निकली ये बेतवा नदी। ठीक है ना, तो ये पूरी की पूरी नदी उत्तर पश्चिम और उत्तर की ओर जा रही है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 157। ग्वालियर का पुराना नाम है क्या है? गोपगिरी, रेवांचल, गीतांजलि या फिर ग्वादर? तो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा? आप बताएं ऑप्शन में, इसका आंसर कौन सा सही होने वाला है? तो इसका सही उत्तर है गोपगिरी। गोपगिरी ग्वालियर का पुराना नाम है, यानी कि सबसे प्राचीन नाम जो है ग्वालियर का वो गोपगिरी है। अगला क्वेश्चन आ गया 158। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है? देखिए, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है और मैं पहले भी इसका आंसर पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। तो बताइए, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? वो कौन सा राज्य है जिसे कि मध्य प्रदेश की सीमा सबसे अधिक छूती है? बताइए। देखिए, इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान से जो सीमा है ना सबसे अधिक छूती है मध्य प्रदेश की। ठीक है, क्योंकि इसकी सीमा टोटल 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर के आसपास राजस्थान की छूती है, और उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर लगता है। ठीक है ना, इसकी 1600 से थोड़ा सा कम है। ठीक है ना, 19-20 का फर्क पड़ता है। तो सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है और फर्स्ट नंबर पर राजस्थान आता है। ठीक है ना, अगर मानचित्र में अपन देखें तो बिल्कुल समझ पाएंगे। देखिए, राजस्थान यहाँ से आता है। ठीक है ना, और कहाँ तक? यहाँ तक आता है। और उत्तर प्रदेश यहाँ से आता है और यहाँ तक। ये उत्तर प्रदेश हो गया और ये राजस्थान हो गया। ठीक है, देखिए, इसकी जो सीमा सबसे ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि ये कुछ इस तरीके से यहाँ से टर्न हो रहा है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कर्व है ना, इस कर्व के कारण इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से ज्यादा लगती है। इसका जो कर्व है बहुत ज्यादा है यहाँ से देखा जाए तो। लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का जो कर्व है वो कम है। उत्तर प्रदेश का कर्व यहाँ से यूं लगता है, और सिर्फ यहीं पे कर्व कुछ ज्यादा लगता है, ये यहीं से थोड़ा सा घूमता है, लेकिन यहाँ से लेके ये कर्व थोड़ा सा कम है। ठीक है ना, इस कारण से यहाँ की जो सीमा है इसकी 1600 है और इसकी 1500 समथिंग, यानी कि 1580 या 90 के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजस्थान से कम है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया 159। जाना पावा की जो चोटी है वो किस क्षेत्र का भाग है? बुंदेलखंड पठार का, रीवा पन्ना पठार का, मालवा पठार का, या फिर सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी का? देखिए, पिछले वीडियो में भी मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका हूं, तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हर टॉपिक पर थोड़े से घूम फिर कर आ रहे हैं। तो आसानी से इसका ये एक प्रकार से रिवीजन है आपका, और रिवीजन से आपके हर क्वेश्चंस में कंसिस्टेंसी आएगी, इसलिए ये क्वेश्चंस घुमा फिरा कर मैंने इसमें लेके आया हूं। तो इसका जो सही उत्तर है जाना पावा की चोटी, ये मालवा के पठार की चोटी है। ठीक है ना, ये क्लियर है?
तो दिस इज द करेक्ट आंसर। मालवा के पठार की चोटी है, और मालवा के पठार में जाना की पावा की चोटी कहाँ से? इंदौर, ठीक है ना, इंदौर जिले में है ये। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है जाना पावा की? 881 मीटर, ठीक है, 881 मीटर की ऊंचाई है। और ये पहले नंबर की चोटी कौन सी है? पहले नंबर की है धूपगढ़, और सेकंड नंबर की कौन सी है? सेकंड नंबर की है सिद्ध बाबा, और थर्ड नंबर की कौन सी है? यही मालवा के पठार की कौन सी? सिगार। और ये फोर्थ नंबर की है, यानी कि इसकी मध्य प्रदेश में चौथी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है ये, ठीक है ना। ये 1350 हो गई धूपगढ़, फिर सिद्ध बाबा 1172, ठीक है ना, ये सब मीटर में है, याद रखना। और फिर तीसरे नंबर की कौन सी है? तीसरे नंबर की सिगार, जो कि 884 मीटर है। चौथे नंबर की 881, यानी कि ये जाना पावा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको पूरा बताया है इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी जो कि आपके लिए लाया है एमपीपीएससी और व्यापम्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जिससे कि आप एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। वो किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिल रही है, साथ में प्रैक्टिस और रिवाइज, यानी कि प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ में आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि आप कभी भी और कहीं पे भी अनअकैडमी के ऐप के द्वारा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी क्या दे रहा है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, अनअकैडमी आपको फ्री प्लान बाय द अनअकैडमी, यानी कि आप अनअकैडमी पर एमपीपीएससी और व्यापम्स की जो पढ़ाई है, जो कि एग्जाम है, सारे एग्जाम्स को आप फ्री में पढ़ सकते हैं। चूज टू स्टडी फ्रॉम 50 टॉप एजुकेटर्स, ठीक है ना, जो 50 टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं, वो उनमें से आप चूज कर सकते हैं। और उसमें क्या, 500 फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, हर हफ्ते आपको 500 से अधिक लाइव क्लास मिलने वाली है विद द डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि आपको लाइव डाउट क्लियरिंग भी होगा। जो भी आपके पास आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो लाइव क्लास को आप अटेंड करेंगे तो उसी टाइम आप लाइव उसके डाउट भी क्लियर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको मिल रहा है वीकली फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है ना, हर हफ्ते आपको एक मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि फ्री में होगा, यानी कि फ्री प्लान में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अनअकैडमी पर। फ्री लाइव क्विज, सब फ्री है, ठीक है। 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस बैंक है, जिसके थ्रू आप लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर T20 फ्री लाइव क्विज, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको 20 मिनट में, और 8 बजे आपको इस पेपर का एनालिसिस मिलता है, ठीक है। आपको करना क्या होगा उसके लिए? कुछ नहीं, सिंपल सा है। आप अपने मोबाइल को उठाइए और उसमें अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप है वो आप उसमें डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको यूज कोड टू अनलॉक फ्री प्लान, यानी कि जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक करने के लिए आपको कोड का उपयोग करना पड़ेगा। कोड क्या है? हरदयाल कुशवाहा। जैसे ही आप इसका यूज करके अनलॉक बटन को प्रेस करेंगे, ये जो प्लान है, फ्री प्लान जो है वो अनलॉक हो जाएगा। स्टेप क्या होगा? व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इट, यानी कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है, एमपीपीएससी। देन गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, स्टेट पीएससी, ठीक है ना। स्टेट पीएससी जैसे सिलेक्ट करेंगे आप, अगला ऑप्शन आपको एमपीपीएससी एंड व्यापम चूज करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उसमें आपको रेफरल कोड डालकर अनलॉक का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे आप, देन ये जो प्लान है ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन बैच, जो कि प्लस बैचेज है, यानी कि अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना चाहता हूँ। देखिए, फ्री प्लान्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन प्लस प्लान में आपको वो सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि आप एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इफ यू वांट टू टेक सम लर्निंग फ्रॉम द अनअकैडमी, देन यू विल चूज द प्लस बैचेज। देखिए, प्लस बैचेज फॉर ऑलराउंड प्रिपरेशन, यानी कि ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए आपको ये प्लस बैचेज अनअकैडमी आपके लिए दे रहा है। क्रैक प्रीलिम्स 2020, जो एमपीपीएससी, एमपी
पीएससी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है 2020 का 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर ये प्लस बैचेस लेने हैं, ठीक है ना, विद द चूज योर बैच विच सूट योर प्रिपरेशन बेस्ट, यानी कि आप अपने हिसाब से अपना बैच यहाँ पर चुन सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, 60 डेज लाइव क्रैश कोर्स, ठीक है ना, रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, यानी कि डे में आपको यहाँ पर रिवीजन मिलने वाला है, और साथ में जो प्रैक्टिस लाइव एमसीक्यू है वो नाइट में मिलने वाले, यानी कि दिन में आप पूरी पढ़ाई कीजिए और रात में आप उसकी जो प्रैक्टिस लाइव एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर लाइव क्लास रात में मिलेगी, ठीक है ना। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैच, ठीक है ना, 3 डेज टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस, वीकली 12 सेशन, 2 आवर्स डेली सब्जेक्ट वाइज। रिकॉर्डेड बैच, यहाँ पर देखिए आपको रिकॉर्डेड जो बैचेस हैं जो पहले से रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो आपको पूरे मिलने वाले हैं विद द लाइव डाउट क्लियरिंग, यानी कि रिकॉर्डेड बैच देखिए, उसके बाद में इसका पूरा का पूरा आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेस, यानी कि अपने हिसाब से आप अपनी उसका रिवीजन कर सकते हैं। आप जब चाहें उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब चाहें उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप अपने हिसाब से ही ये पूरे रिकॉर्डेड बैच को देख सकते हैं। फाउंडेशन प्री मेंस एमपीपीएससी बैच ये चालू होने वाला है कब, 5 जनवरी से। 5 जनवरी से ये भी स्टार्ट होने वाला है, तो ज्यादा देर नहीं लगानी है। गो एंड गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन इन अनअकैडमी ऐप। प्रीलिम्स कंप्लीशन बाय मार्च, देखिए प्रीलिम्स की जो तैयारी है इस बैच के द्वारा आपको मार्च तक पूरी तैयारी अनअकैडमी कर देगा, ठीक है ना। 20 प्लस यहाँ पर देखो इस बैच के लिए 20 प्लस प्रीलिम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। 20,000 से अधिक क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ रिवीजन नोट्स मिलेंगे हर क्लास के, जितनी भी क्लास आप ज्वाइन करेंगे उन सबकी आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं जिससे कि आप रिवीजन कर पाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने एमपीपीएससी मेंस क्लियर कर लिया है, वो प्री क्लियर कर लिया है 2019 का, उन सब के लिए यहाँ पर मेंस के रिवीजन बैच विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी रनिंग, ठीक है ना, पहले से ये चालू हो चुका है, तो उसको आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जो एमपीपीएससी प्री क्लियर कर चुके हैं 2019 का, तो उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है ये मेंस की तैयारी करने का अनअकैडमी पर, ठीक है। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये रामबाण इलाज है, ठीक है ना। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये एकदम रामबाण कोर्स, जो कि कब शुरू हो रहा है, ये 4 जनवरी 2021 से। ये बहुत ही अच्छे से आपको पूरी की पूरी तैयारी करने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अनअकैडमी आपको करवाएगा। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स, ठीक है ना, फ्री। यहाँ पर रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, रिवाइज करेंगे थ्योरी को और नाइट में लाइव एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। 20 प्लस मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव एंड फुल लेंथ टेस्ट एवरी डे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अभी आपको 60 डेज का ये 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा आपको जानकारी इसमें आपको मैंने दे दी है। अब आगे चलते हैं, आगे अनअकैडमी आपको और क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है। क्या आप अपनी गति से रिवीजन करना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो स्पीड है, आप स्लो पढ़ना चाहते हैं, फास्ट पढ़ना चाहते हैं, आपका अपना खुद का एक मैग्नीट्यूड है, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन्स विथ 270 रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना। क्लियर योर डाउट इन लाइव क्लास 2 आवर्स डेली, यानी कि पहले तो आप इससे पूरा रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद में आपको लाइव क्लास मिलेगी यहाँ पे कि आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि पहले से आप रिवीजन कर रहे हैं, तो अभी आप एनरोल कीजिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में, ठीक है ना। अपनी तैयारी मजबूत कीजिए, आप इस लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में तुरंत इसमें एनरोल कीजिए और अपनी जो तैयारी है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको आप इससे मजबूत कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है ना, वीकली हर हफ्ते आपको 12 सेशन मिलेंगे जिसमें कि आप हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डाउट क्लियर कर पाएंगे। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए सोच रहे हैं,
तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच। एमपीपीएससी जो प्री है, प्री का अभी नोटिफिकेशन आ गया है, उसके एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप सोच रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है ये एक मेगा बैच। अभी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, कब? 5 जनवरी को। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको प्रीलिम कोर्स का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मार्च तक, यानी कि मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा और इसका एग्जाम कब है? 11 अप्रैल को। तो आप इसको तुरंत ज्वाइन कीजिए और इससे आप पूरा का पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आपकी कंप्लीट हो पाएगी। किससे? लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स, ऑल दीज द टॉप एजुकेटर्स who will educate you about the MPPSC prelims. So don't get delay and get the subscription about that mega batches who has been started, going to be start 5th January 2021। और जो विद्यार्थी, ठीक है ना, जो विद्यार्थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें कि कोर्स स्वप्न पूर्ति कोर्स चालू हो गया है जो पूरा हिंदी मीडियम में होगा और इसमें कंप्लीट एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जो कि 35 दिन में पूरा कंप्लीट होने वाला है। ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। अनअकैडमी पर जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपको 6 साल से अधिक का यहाँ पर एक्सपीरियंस रखते हैं। शुभम गुप्ता जी, अभिषेक कुमार सिंह जी, हरि सिंह राजपूत जी, अमित सिंह शुक्ला जी, सब आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे। स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन लेने वाले हैं शुभम गुप्ता जी। 6 साल का जो एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस है हिस्ट्री का, हरि सिंह राजपूत जी को आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। 5 से अधिक साल का एक्सपीरियंस रखते हैं अभिषेक कुमार सिंह जी, जो कि आपको जियोग्राफी पूरा पढ़ाने वाले हैं। अमित शुक्ला जी की तरफ से आपको पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा और वो आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर की पूरी क्लासेस आपकी लेने वाले हैं अनअकैडमी पर। तो दीज आर द top educators who has been a very good experience about the teaching sector. How to get Unacademy subscription? आपको Unacademy का सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लेना है ये आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अनअकैडमी के एमपीपीएससी व्यापम का जो सेक्शन है उसमें जाइएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद में प्लस को सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद में जैसे ही प्लस का ऑप्शन आएगा यू विल गेट सब्सक्रिप्शन बटन। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधे के सीधे अगले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। जैसे अगले पर पहुंचेंगे आपको एमपीपीएससी व्यापम सब्सक्रिप्शन के पूरे फी चार्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जैसे ही आप ये सारे फी चार्ट में से जो भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसमें आप रेफरल कोड 10% का जो डिस्काउंट है 10% डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिलेगा अगर आप हरदयाल कुशवाहा रेफरल कोड का उपयोग करेंगे। तो अभी तुरंत आप अनअकैडमी के इस प्लस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कीजिए फॉर एमपीपीएससी एंड अदर व्यापम एग्जामिनेशंस, ठीक है। और ये रेफरल कोड आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी करके इसका उपयोग कर सकते हैं। टोटल आपका कैपिटल में रहेगा, हरदयाल कुशवाहा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर में आपको पूरा लिखना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड बटन दबाना है। तो जो भी कोर्स की फीस है उसमें से सीधे सीधे आपका 10% का डिडक्शन हो जाएगा। So hurry up, down Unacademy app now and crack MPPSC and Vyapam's all exams. So let's crack it. अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मालवा के पठार, मालवा का जो पठार है वहां पे सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो सिंपल सी बात है, वहां पे भी जो महीना होता है वो मई का ही होता है। तो मई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 161वां। मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा होगा बताएं आप। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 3 प्राकृतिक भागों में मध्य प्रदेश को बांटा है। वो 3 प्राकृतिक भाग कौन कौन से हैं देखिए, वो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हूँ, ठीक है ना। पहला जो है वो है मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है ना, ये पहला भाग हो गया। और दूसरा भाग कौन सा होगा? दूसरा भाग होगा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में क्या आता है? पूर्वी पठार में क्या आता है? बघेलखंड। जो बघेलखंड का क्षेत्र है
ठीक है ना, बघेलखंड का क्षेत्र वो आता है इसमें। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश को प्राकृतिक भागों में, ध्यान से समझिएगा, प्राकृतिक भाग कितने हैं, 3 हैं। उसमें जो मध्य उच्च प्रदेश है, ठीक है ना, इसको अलग से 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग में ये हैं और बाकी के 2 भाग ये हैं। तो ये 5 भाग जो कौन से हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो टोटल ये कितने हैं, टोटल 7 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 ये और 2 ये, इस प्रकार से मध्य प्रदेश कुल 7 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 162वां, बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताई थी, बताइए। आ सिद्ध बाबा की चोटी, बा जाना बाबा की चोटी, सा सिगार चोटी या फिर दा सहान चोटी। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा बुंदेलखंड की? पिछली वीडियो में भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपसे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिद्ध बाबा की चोटी। दिस इज द करेक्ट आंसर। सिद्ध बाबा की चोटी जो कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1172 मीटर है। ठीक है ना, यानी कि धूपगढ़ की चोटी से के बाद में ये सेकंड नंबर पे आती है। धूपगढ़ की चोटी जो कि सतपुड़ा की महादेव श्रेणी पे है, उसकी जो ऊंचाई मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताई है 1350 मीटर, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पहले नंबर पे आती है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद में जाना पावा की चोटी, सिगार चोटी, ये दोनों चोटियां कहाँ की हैं? ये मालवा के पठार की हैं, मालवा के पठार पे आती हैं ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में पृथ्वी के केंद्र को किस जगह को माना जाता है? पृथ्वी का जो केंद्र है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? नैनी, मंगलनाथ, उज्जैन, ग्वालियर या फिर बैतूल? पृथ्वी का केंद्र माना गया है, बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? देखिए इसका जो आंसर है मंगलनाथ, उज्जैन। मंगलनाथ का जो मंदिर है उज्जैन में वो पृथ्वी का केंद्र माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 164, जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, कौन सी राजधानी के? व्यापारिक राजधानी, संगीत राजधानी, पर्यटन राजधानी या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका आंसर क्या है? बिल्कुल आप बता सकते हैं अगर आपने जबलपुर के बारे में जानते हैं। देखिए इसका आंसर दा है, इनमें से कोई भी नहीं है जिसके रूप में जबलपुर प्रसिद्ध है। जबलपुर को संस्कार की राजधानी, संस्कार की राजधानी के रूप में जाना जाता है। संस्कारी राजधानी, संस्कारी जिला कहते हैं इसको। तो संस्कार की राजधानी के रूप में जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 165, मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? भौगोलिक स्थिति के कारण वो सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? भारत का शीर्ष, महाकौशल, भारत का दिल या भारत माता? बताएं इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सा, भारत का दिल, यानी कि हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम दिया था। तो हृदय प्रदेश मतलब भारत के दिल के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया 166वां, इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं छूटती है? बताइए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? बताएं इसका आंसर कौन सा सही होगा? सिंपल सी बात है, अगर आपने मैप के अनुसार पढ़ा है तो बता सकते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बिल्कुल कोसों दूर तक मध्य प्रदेश से नहीं छूता है। तो और बाकी के तीनों छूते हैं, उत्तर प्रदेश भी छूता है, छत्तीसगढ़ भी और महाराष्ट्र भी। तो मध्य प्रदेश से कुल 5 राज्यों की सीमा छूती है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कौन कौन से हो गए? गुजरात और राजस्थान। ठीक है ना, तो GJNRAJ, तो ये 2 राज्य और हो गए, तो टोटल हो गए 5 राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है? यानी कि मध्य प्रदेश में कितना क्षेत्रफल है जो कि पूरे भारत में अगर देखा जाए 2% के आसपास, 5% के आसपास, 10 के आसपास या फिर 15 के आसपास लगभग पूछा है इसमें। तो लगभग में आपका इसमें उत्तर जो होगा वो होगा 10% के लगभग होगा, यानी कि टोटल 9.68% जो होता है ना, एग्जैक्ट देखा जाए ये क्षेत्रफल है पूरे देश का मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो टोटल 9.68% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मध्य भारत का पठार है, मालवा का पठार, रिवर पन्ना का पठार या नर्मदा सोन घाटी का पठार? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है मालवा का पठार। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मालवा का जो पठार है वही पश्चिम में लगता है। अगर मानचित्र में देखा जाए तो मानचित्र में आप समझ सकते हैं
ये जो क्षेत्र है ये पूरा पूरा मालवा का पठार है और ये पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पश्चिमी मध्य क्षेत्र क्या कहा जाता है, तो ये मालवा का पठार है। ठीक है ना, ये क्लियर है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र मालवा का पठार है और ये मध्य प्रदेश के पश्चिम में आता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है, चंबल उत्तरी, ताप्ती दक्षिणी, मैकाल पर्वत पूर्वी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, आ, बा, सा या फिर दा, बताएं इसमें से कौन सा उत्तर सही होने वाला है। देखिए प्राकृतिक सीमा पूछी है और युग्म सत्य है कि नहीं ये पूछा है, तो इसका जो उत्तर होगा वो दा होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि चंबल उत्तर की ओर जाती है प्राकृतिक सीमा में और ताप्ती दक्षिण में है अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए, और मैकाल पर्वत क्या है, पूर्व में है। देखिए ये मैप है, अगला मैप देखते हैं। देखिए इसमें क्या, चंबल, चंबल क्या प्राकृतिक सीमा में उत्तर की ओर जाती है, ठीक है ना, और ताप्ती क्या दक्षिण में है, ये दक्षिणी क्षेत्र है, और मैकाल पूर्वी क्षेत्र में आता है, तो ये पूर्वी क्षेत्र कहलाया, है ना। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑल दीज आर ट्रू। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 170वां, मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था, नेफा, निजाम शासन, मध्य भारत और बरार या फिर संयुक्त प्रांत, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आ, बा, सा या फिर दा, कौन सा आंसर इसका सही होगा। देखिए इसका आंसर है मध्य प्रांत और बरार, ये क्षेत्र कहलाता था पहले मध्य प्रदेश। ठीक है ना, जब मध्य प्रदेश का विभाग, मध्य प्रदेश नहीं बना था, मध्य प्रदेश का गठबंधन नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था, तब इसको मध्य प्रांत और बरार, बरार यानी कि सीपी बरार, सीपी बरार के नाम से जानता था, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार के नाम से इसको जाना जाता था। फिर बाद में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, कब हुआ था, 1953 में आयोग बना था, पुनर्गठन आयोग, उसके बाद में 1956 में मध्य प्रदेश बनकर तैयार हुआ था, कब हुआ था, 1 नवंबर को। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश को पूर्व में खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, पूर्व में नवाब प्रांत, केंद्रीय व्यापक प्रांत, केंद्रीय जिले या फिर केंद्रीय राज्य, बताइए पूर्व में यानी कि पहले, मध्य प्रदेश को पहले किस रूप में जाना जाता था, इसका आंसर बताइए, आ, बा, सा, दा में। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है, अगर इसमें देखें तो इसमें है बा, बी इज द करेक्ट आंसर, केंद्रीय व्यापक प्रांत यानी कि सेंट्रल। ठीक है ना, सेंट्रल में आता था, इसलिए इसका आंसर केंद्रीय व्यापक प्रांत, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 172वां, मध्य प्रदेश में कैमूर, मैकाल और महादेव ये क्या है, ये वन है या पहाड़ है या फिर घाटी है या फिर नदियां हैं, तो इसका आंसर सिंपल सा है, पहाड़, पहाड़ियां हैं ये, कैमूर की पहाड़ियां, मैकाल की पहाड़ियां और महादेव पर्वतमाला, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंदसौर शहर निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है, मंदसौर बुंदेलखंड में आता है, मालवा के क्षेत्र में पड़ता है, या फिर वैनगंगा घाटी के क्षेत्र में पड़ता है, या फिर सतपुड़ा के क्षेत्र में पड़ता है। मंदसौर, मंदसौर क्या है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में, और पश्चिम में क्या है, मालवा है, तो मालवा के पठार में पड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा, मालवा का पठार। ये देखिए मानचित्र में अपन देखें, ये है मंदसौर, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा मालवा का पठार पड़ता है, तो दिस इज द, ये और मध्य प्रदेश क्या पश्चिमी क्षेत्र है, ये मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर क्या होगा, मालवा का पठार होगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन आ गया 174, मालवा का पठार निम्न में से किसके उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में यानी कि कौन सा वो है इसके उत्तर दिशा में मालवा का पठार पड़ता है, विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, झाबुआ पर्वत या फिर बुंदेलखंड का पठार, तो कौन सा उत्तर इसका सही होगा, तो इसका उत्तर सही होगा सतपुड़ा पर्वतमाला। तो सतपुड़ा पर्वतमाला है वो इसके उत्तर में है मालवा का पठार, मानचित्र में देख लीजिए, देखिए ये मानचित्र है और ये पूरा का पूरा क्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, और इसके उत्तर में पड़ता है, ये उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है ये पूरा मालवा का पठार, ये है मालवा का पठार। मैं बार बार आपको मालवा के पठार को पक्का कर रहा हूँ जिससे कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे,
हर टॉपिक पर बहुत ही गहराई से क्वेश्चंस घुमा फिरा कर इसमें रखे गए हैं, जिससे कि हर टॉपिक का आपकी कंसिस्टेंसी बन पाए। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना? और साथ में वीडियो को शेयर करते हुए चलें, जिससे कि अन्य परीक्षार्थियों के लिए भी ये एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाला है। और लगातार बनने के लिए स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ये आ गया अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना? 175वां, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था 151 से लेके 175 तक ये क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस एक वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, कौन सा है बताइए इसमें से? डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी या अनूपपुर? बताएं इसका आंसर कौन सा होगा? पिछली वीडियो में भी मैंने इस क्वेश्चन पूछे हैं, आप बिल्कुल बता सकते हैं। इसका आंसर है बालाघाट। बालाघाट इज द करेक्ट आंसर। अगर मानचित्र में देखें तो आपको क्लियर मिलेगा यहाँ से और यहाँ तक, ये है CG छत्तीसगढ़ और अलीराजपुर, ठीक है ना? अलीराजपुर को देखा जाए तो अलीराजपुर के यहाँ से, ठीक है ना, और यहाँ तक ये है महाराष्ट्र, ठीक है ना? तो ये बालाघाट है। तो बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र से भी छूती है और छत्तीसगढ़ से भी छूती है। तो बालाघाट ही है जो कि दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है, ठीक है? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तो टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि MPGK पर मैं आपके सामने लाया। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट के माध्यम से बताया मेरे को। और अगर पसंद आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस तो कमेंट के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है ना? और लगातार चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो के साथ में फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।